नमस्कार। पॉलीक्रेसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन जी, और आज की बातचीत का जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा अंता उपचुनाव। तो सर, पूरे राजस्थान में दीपावली मनाई गई है और एक सीट ऐसी अंता जहां राजनीतिक दिवाली की रामाश्यामा चल रही है। चुनाव अब चूंकि सारे प्रत्याशी, दो पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तीसरा निर्दलीय नरेश मीणा चुनाव में है। चुनाव को वर्तमान में आप किस तरह से देखते हैं? अंता का चुनाव इस समय एक खास मोड़ पर है, और वो मोड़ कुछ इस तरह का है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट रही है और यहाँ से जो विधायक थे उन्हें अदालत के एक फैसले के कारण, यानी उनको एक मामले में अपराधी घोषित किया गया, तो इस कारण उनकी सदस्यता चली गई और ये भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट है। तो इस दृष्टि से सबसे पहला जो उत्तरदायित्व या पहली जो जिम्मेदारी है वो ये है कि इसे भारतीय जनता पार्टी लूज़ न करे, वो इसे जीते। ये एक राजनीतिक, एक नैतिक और एक जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग सरकार राजनीतिक ये लोगों का हिसाब से देखें तो एक दबाव है जी। दूसरा कोण इसमें कांग्रेस का है। तो कांग्रेस एक प्रतिपक्षी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और वो इस सीट को छीनना चाहेगी। ये सीट अगर कांग्रेस लूज करती है, भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो ये यथास्थिति रहेगी, इसका कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इस सीट को लूज कर जाती है और कांग्रेस जीत जाती है, तो इससे निश्चित रूप से डोटासरा का कद, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कद बढ़ेगा और वो एक अपने आप को, जो पहले से उनकी स्थिति काफ़ी ठीक हुई है, जो खासकर लोकसभा का जो चुनाव उन्होंने जीता उसके नतीजों के हिसाब से वो अगर उपचुनाव जीतते हैं ये, और तो क्योंकि जो बीच का जो उपचुनाव थे वो हार गए थे, तो इससे उनकी स्थिति और बेहतर बनती है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो ये फायदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खाते में जाता है। अब रही बात, इसका एक तीसरा कोण है, वो ये कोण है नरेश मीणा वाला। तो नरेश मीणा बहुत गंभीर प्रत्याशी पहले नहीं थे, लेकिन जो एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद उनको जिस तरह जेल भेजा गया, जिस तरह उनका उत्पीड़न हुआ और उसकी जो जनता में प्रतिक्रिया हुई, और खास झालावाड़ वाले मामले में जेल गए कई और मुद्दों में, मैं वहीं आ रहा हूँ, और कई और मुद्दों में जो दूसरे राजनेता थे, उनको उस इलाके के जो बड़े राजनेता भरत सिंह रहे हैं या राजेंद्र गुढ़ा रहे, उनको बड़ा काफ़ी समर्थन मिला। यहाँ तक कि प्रहलाद गुंजल जैसे वहाँ ज़मीनी नेता हैं, उनका भी समर्थन मिला। तो ये जो परिस्थिति है ये बताती है कि अगर नरेश मीणा, जो बाद में वहाँ झालावाड़ जब बच्चे एक स्कूल की जो दुर्घटना हुई, तो उसके बाद नरेश मीणा ने वहाँ जो आंदोलन किया, लोगों के जो संवेदनाएं थी, जन संवेदनाएं थी, जो जुड़ाव था उस घटना से, तो नरेश मीणा एक बड़ी शख्सियत हो गए हैं और इस चुनाव को वो निश्चित रूप से तीसरा आयाम दे रहे हैं, एक तीसरा कोण भी है। और अभी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी एक दिन ये कहा कि उनका मुकाबला कांग्रेस से नहीं है, उनका मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा से है। तो इसका बड़ा साफ सा संदेश ये है कि नरेश मीणा एक प्रमुख दावेदार हो गए हैं, और नरेश मीणा के दावेदार हो जाने से, अगर नरेश मीणा ये चुनाव जीत लेते हैं, तो ये भाजपा के लिए तो घाटे का सौदा है ही, ये कांग्रेस के लिए भी बड़ा घाटे का सौदा होगा। तो एक परिस्थिति हमारे सामने इस तरह की है, आ रही है इस तरह की परिस्थिति। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है सर, कि नरेश मीणा जिस तरह से उनका एक करियर रहा है, अगर नरेश मीणा विधानसभा में आते हैं तो उसके बाद राजस्थान की राजनीति में आपको क्या लगता है किस तरह का बदलाव हो सकता है? ये दरअसल एक सीट है, इस एक सीट से तो हम बहुत आकलन राजस्थान की राजनीति का नहीं लगा सकते, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये सीट अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो वो एक यथास्थिति के रूप में, क्योंकि उसने ये सीट अपनी जो
किसी वैधानिक कारणों से जो लूज़ की थी वो सीट दोबारा हासिल कर ली। लेकिन अगर नरेश मीणा जीत के आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी होगी, ये कांग्रेस की किरकिरी होगी और निश्चित रूप से जो उस इलाके के कांग्रेस और भाजपा के नेता हैं उनके खाते में भी नकारात्मक नंबर जाएंगे। तो इस दृष्टि से ये जो दोनों दल हैं वो अपना पूरा ताकत लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है वो बहुत मतलब सोच समझ के दिया हुआ टिकट है, उसको साधारण नहीं समझना चाहिए। जैसे कांग्रेस ने अचानक अपने जो उनके पुराने वहाँ प्रमोद जैन भाया पूर्व मंत्री जो है उनको टिकट दे दिया, लेकिन प्रमोद जैन भाया संसाधनों से सुसंपन्न हैं, उनका वहाँ बड़ा दखल है, वो प्रभावशाली हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल उनकी राजनीति को लेकर, उनके कामकाज को लेकर के उठते रहे हैं और जो जनता में एक खास तरह की छवि जो होती है वो छवि भी उनकी बहुत निर्विवाद नहीं है। क्योंकि अभी जिन कांग्रेस के बड़े नेता भरत सिंह जी का निधन हुआ है और वो जिस स्ट्रेचर के जितने बड़े नेता थे वो उनके हमेशा खिलाफ रहे और उनको लेकर के बहुत बार पत्र लिखते रहे। तो उस परिस्थिति को देखते हुए, उन चीज़ों को देखते हुए जब हम आकलन करते हैं तो कांग्रेस का जो बीजेपी का जो टिकट है, बीजेपी ने आप देखिए कि बहुत देर की उसको टिकट देने में। पहले वो प्रभुलाल कुछ लोग कोशिश कर रहे थे कि प्रभुलाल जी सैनी को टिकट मिल जाए, वो पूर्व मंत्री हैं, उस इलाके के अच्छा दखल रखने वाले नेता हैं और किसानों के वो हितैषी भी माने जाते हैं, लेकिन उनको टिकट देने के बजाय उन्होंने एक साधारण व्यक्ति को टिकट दिया। तो मुझे ये पहले से मुझे पता नहीं हमने पिछली बार चर्चा की थी या नहीं की थी, लेकिन ये पहले लग रहा था, क्योंकि अगर उन्होंने प्रभुलाल जी को टिकट देना होता बीजेपी ने तो वो तत्काल दे देते, वो इतना इंतजार नहीं करते। और दूसरा ये था कि जो बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है वो उस पर बहुत काम करते हैं और जो पिछला विधानसभा चुनाव था अगर उसमें जिस तरह टिकट दिए गए थे उनकी उस रणनीति को देखा जाए तो यह पहले साफ हो गया था कि जो लोग बहुत ज़्यादा वोटों से हारे हुए हैं उनको वो नहीं एंटरटेन करते और बार बार की हार भी वो एंटरटेन नहीं करते। तो इस दृष्टि से जो नया वो कैंडिडेट नया चेहरा ढूंढ करके लाए हैं, हालांकि ये मजाक की बात हो सकती है कि वो जो उनका कैंडिडेट था उसने कुछ दिन पहले एक एफआईआर दर्ज करवाई कि उन्हें किसी ने ठग लिया है। तो राजनीति बड़ी अलग तरह की चीज़ है। तो जब आम लोग उसके ठगे जाने की जब बात करते हैं, आपके पास जब आपके ऐसे प्रतिद्वंदी हों जो बहुत तेज तर्रार हैं, बहुत चतुर हैं, ऐसी घड़ी में या ऐसे समय में आपका कोई ऐसा उम्मीदवार आए जो आम जनता की तरह भोला है, सारी की तरह आम जनता सोचती है कि यार बड़ा भोला आदमी है, देखो इसको तो कोई ठग भी ले गया, तो वो कम से कम उनको तो नहीं ठगेगा। तो ये उनके मैं जो बात कही कि मजाक की बात पक्ष में जाता है, लेकिन ये मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत पॉलिटिकल गेम करके कि उनकी छवि को, लेकिन भले वो ऐसा सोच समझ के नहीं किया गया हो, लेकिन ये घटना वास्तव में घटित हुई हो। लेकिन जो जनता में इसका प्रभाव हमने जो देखा, बहुत सारे लोगों से हमारी जो बात हुई उसमें वो उन लोगों का ये कहना है कि बेचारा भोला आदमी है, सरल आदमी है, इसको तो कोई ठग ले गया। तो ये जो चीज़ है, ये जब आखिरी मोड़ आएगा चुनाव का और कशमकश चलेगी और जब निर्णायक बात होगी कि मैं वोट किसे दूं, उस समय ऐसी चीज़ें जनता में बड़ा काम करती हैं। एक और इस समय बड़ी घटना चल रही है, बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के मतदान और दो चरण में ये मतदान की प्रक्रिया होगी और रिजल्ट सभी का 14 नवंबर को आएंगे। अभी सर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, महागठबंधन की, एनडीए की, सबके उम्मीदवारों की घोषणा है। लगभग सब कुछ साफ है। आज अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हमारे तो सीएम का चेहरा भी हमने बता दिया नीतीश कुमार के सामने, चूँकि नीतीश कुमार घोषित सीएम का चेहरा अभी तक नहीं है, वर्तमान में सीएम भले ही हो, अभी तक कोई ऐसी घोषणा की नहीं है बीजेपी या सहयोगी दलों ने। लेकिन जो महागठबंधन है उसकी तरफ से घोषणा हो गई कि तेजस्वी यादव उनका सीएम का चेहरा होंगे, 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक मुकेश सहनी होंगे, दूसरे भी अति पिछड़ा ही होंगे। तो अभी बिहार का चुनाव आपको क्या लगता है कहाँ खड़ा है वर्तमान में? बिहार का चुनाव
बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव है और बिहार में हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का या जो यूपीए गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन है वो आ रहा है या जा रहा है, या जो महागठबंधन है वो आ रहा है या वो नहीं आएगा, ये अभी नहीं कह सकते। लेकिन कुछ चीज़ें बिहार के चुनाव को लेकर के हैं। बिहार का अगर हम पिछला आकलन करें तो वो इस पर निर्भर करता है कि महागठबंधन के लोगों ने इस अपने जो पुराने अनुभव हैं उनसे कितना सीखा है। बिल्कुल, वो जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा आगे रहती है और उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो सीट शेयरिंग की है वो भी बराबर की है और उस मामले में सीटों में नीतीश कुमार को के हिस्से कम सीटें आई हैं। तो ये बात हमने पिछली बार की थी और उसमें ये बात थी कि ये, लेकिन नीतीश कुमार के जिस तरह के राजनेता हैं उस पर फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी सीटें कम हैं ज़्यादा हैं। अगर गठबंधन जीतता है तो मुझे यही लगता है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि वो भले आधे समय के लिए हों या कुछ समय के लिए हों, लेकिन वो शुरू में मुझे नहीं लगता कि उनसे छीन लिया जाएगा। एनडीए को भी ज़रूरत भी है, केंद्र में भी उनको है और ज़रूरत है। ये थोड़ा सुनियोजित तरीके से, अच्छे तरीके से चलते हैं कि जहाँ बिखराव कम हो। इस मामले में जो अपरिपक्वता दिखती है थोड़ी बहुत, वो महागठबंधन के हिस्से में आती है। जो निर्णय राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संवाददाता सम्मेलन में हुई है, वो घोषणा वो बहुत पहले राहुल गांधी खुद कर सकते। अगर राहुल गांधी वो घोषणा खुद करते तो ये एक बड़ी बात होती और उस गठबंधन की उससे मजबूती सामने आती। हाँ, ये कम से कम महीना भर पहले भी बात हो सकती थी। जबकि जो आरजेडी के नेता तेजस्वी हैं, उन्होंने बहुत शुरू में खुला ये कहना शुरू कर दिया था कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं और हमारा प्रधानमंत्री पद का कोई व्यक्ति दावेदार है तो वो और हमारा समर्थन है तो वो राहुल गांधी को है। तो उसका जो एक बराबरी का जो जवाब हो सकता था वो कांग्रेस को देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने उसमें काफ़ी विलंब किया और वो इतने दिन बाद में, जब चुनाव में उम्मीदवार उतर चुके हैं और आमने सामने भी हो चुके हैं, तो अभी जो बिहार का आकलन बहुत सारे वहाँ के पत्रकार जो बिहार को जानते हैं कर रहे हैं, उन सबका एक बात मानना है कि कांग्रेस जितनी सीटों पे लड़ रही है उससे कम पे उसे लड़ना चाहिए था। वो सीटें उसे सीपीआई एमएल को या आरजेडी को अधिक देनी चाहिए थी। इस मामले में अगर हम पिछले चुनाव का आकलन करें तो जो 2000 का चुनाव था विधानसभा का, उसमें बिहार में बहुत ज़्यादा वोट लोगों ने कांग्रेस को दिया था, आरजेडी को दिया था और सीपीआई एमएल को दिया था। लेकिन आप ये देखिए कि इनमें सीपीआई एमएल को छोड़ करके सबकी सीटें कम हुई। वोट इनको ज़्यादा मिला, परसेंटेज में ज़्यादा मिला, संख्या में ज़्यादा मिला, लेकिन सीटें इनकी कम हो गई और जो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी थी उसकी सीटें बढ़ी हैं। तो माले की सीटें बढ़ी थी और दूसरी सीटें बढ़ी थी। वोट प्रतिशत तो गिरा बीजेपी का, लेकिन सीटें बढ़ी। वोट प्रतिशत थोड़ा गिरा लेकिन बहुत ज़्यादा सीटें कम हुई ये अपने नीतीश कुमार के जेडीयू के सामने हनुमान आ गए थे। तो आप ये देखिए कि चिराग पासवान आ गए, लेकिन आप ये देखिए कि जो उस चुनाव में जो जीत का श्रेय है, जो चुनाव अच्छा लड़ना जिसे कहा जा सकता है, वो या तो सीपीआई एमएल ने बढ़िया लड़ा या फिर बीजेपी ने अच्छा लड़ा। बीजेपी की अच्छाई की बात सुनकर बहुत सारे लोग उस पर सवाल या निशान लगा सकते हैं, क्योंकि बड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ा आक्रामक हमला जो है बीजेपी पे हो रहा है और उसमें बहुत सारी बातें सच प्रतीत होती हैं। कारण ये है कि चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे दूसरे मुद्दे हों, वो मुद्दे बड़े मुद्दे बने हैं। उस पर जो अब तक स्पष्टीकरण खुले तौर पे दिया है वो बीजेपी ने दिया है, न कि चुनाव आयोग ने दिया है। लेकिन इसके अलावा राजनीति के जो बहुत सारे धागे हैं वो इधर उधर बहुत सारी जगह जुड़े हुए हैं। तो उस सारे आकलन को जब हम देखते हैं तो ये भविष्य जो है वो बताएगा कि, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम पड़ा है कि चुनाव क्या मोड़ लेगा। और कांग्रेस की इस घोषणा से थोड़ा
जेडीयू जो आरजेडी है उसको बल मिला है और वो जो कन्फ्यूज़न था उनका वो दूर हुआ है। एक मेरे मन में एक सवाल ये आता है कि जब ये वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा चला था, तब राहुल गांधी और जो पूरा महागठबंधन की जो टीम थी तेजस्वी, राहुल गांधी ने खुद ने वोट अधिकार यात्रा की बिहार में, एक मोमेंटम जो था वो मोमेंटम बना सरकार के अगेंस्ट, और वो जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो उसके तुरंत बाद राहुल गांधी जब वहाँ से गायब हो गए पूरी परिदृश्य से, कांग्रेस का कोई आदमी नज़र नहीं आया, कांग्रेस के गठबंधन में किससे बात करें, कहाँ टिकटों का बंटवारा, वो मोमेंटम आपको लगता है थोड़ा शिफ्ट हुआ है या थोड़ा लूज कर गए उस मोमेंटम को कांग्रेस पार्टी और गठबंधन, महागठबंधन? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कोई भी राष्ट्रीय नेता हर समय के किसी इलाके में नहीं रहते हैं, भले वो बीजेपी के राष्ट्रीय नेता हों, नरेंद्र मोदी हों या दूसरे नेता हों, और ये कांग्रेस के साथ भी है। लेकिन जो राजनीतिक गंभीरता है, खासकर चुनावी गंभीरता है, उसमें थोड़ा बीजेपी ज़्यादा गंभीर दिखती है, बीजेपी के नेता ज़्यादा गंभीर दिखते हैं, क्योंकि जो उन पर आरोप लगता है वो भी ये बताता है कि ये इनके इन प्रकारेण जो बर्निंग डिज़ायर वो दिखाते हैं कि किसी भी तरह से आप चुनाव जीत लो, उसके लिए साम दाम दंड भेद या जो रीति नीति चलती है जिस तरह से आप चुनाव जीतो। इससे मैं ये नहीं कहता कि ये अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए जो पब्लिक देखती है वो ये देखती है कि कौन कितना एग्रेसिव होकर के चुनाव लड़ रहा है, तो ये एग्रेशन हल्का सा बीजेपी में ज़्यादा है। लेकिन बिहार भारतीय राजनीति की वो रणभूमि है जहाँ छोटे से छोटा दल भी बार्गेनिंग करने में, लड़ने में पूरी ताकत लगाता है। तो वहाँ कांग्रेस भी पूरी ताकत लगा रही है, वहाँ आरजेडी भी पूरा ताकत लगाती है, वहाँ लेफ्ट पार्टियां जो हैं वो भी लगाती हैं, और लेफ्ट पार्टी में जो एक मार्क्सवादी लेनिनवादी जो धड़ा है वो अपनी और ज़्यादा ताकत लगा रहा है, और उसने अपनी सीटों को लगातार बढ़ाया है और अपने जन समर्थन को बढ़ाया है। अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा कि क्या स्थिति रहती है, पर यह साफ है कि बिहार का चुनाव बहुत निर्णायक चुनाव होगा देश के लिए, और इसे अगर महागठबंधन जीत लेता है तो उसकी आगे की कामयाबियां थोड़ा बढ़ेंगी और उनमें एक नैतिक उत्साह आएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी इसे लूज़ करती है, इस चुनाव को हारती है, तो ये उसके लिए बड़ा धक्का होगा। और आगे चूंकि बंगाल में भी चुनाव होना है, दूसरे राज्यों में गोवा में भी चुनाव, तो वहाँ इसका खास फर्क पड़ेगा। लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस चुनाव को जीत लेती है तो ये जो उसके खिलाफ जो वातावरण बन रहा है, ये उसमें ये कहने में कामयाब रहेगी कि रिपीट मतलब किया ये हमने चीज़ों को रिपीट किया है, जनता का विश्वास है, इसी वजह से जनता का विश्वास है और चीज़ें हैं। तो उसमें ये भी संभव है कि जो आरोप उन पर जो वोट काटने के, वोट चोरी के या जो जिस तरह के हैं, वो उतना वो साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत की राजनीति है उसको कांग्रेस की लीडरशिप उसमें एक जगह जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें लूज़ करती है, लैक करती है। वो लैक ये करती है कि जो रोज़मर्रा का काम, उसका एक तो जो आम कार्यकर्ता है उसमें वो उत्साह नहीं है, वो उसमें उत्साह भर नहीं पाती। वजह उसकी ये है कि कांग्रेस में जो इतने वर्षों तक जो कांग्रेस ने राजनीति की है, उनके जो नेता हैं, खासकर राज्यों के जो नेता हैं, उनमें बहुत थोड़ा लोग ये महसूस करते हैं कि अहंकार भाव एक और आपस में ईगो क्लैश भी है, और उनके आपसी ईगो क्लैश बीजेपी की तुलना में ज़्यादा है। बीजेपी में भी ईगो क्लैश लेकिन वो बाहर नहीं आते हैं। लेकिन वो उसका कारण ये है कि वो तब बाहर आते हैं जब उनकी हालत कांग्रेस जैसी होती है या कमज़ोर होता है, खासकर। लेकिन 2014 के बाद, या हम कहें 2014 से थोड़ा पहले से, जब से उनका हाईकमान मजबूत हुआ है, तब से वहाँ लोग डरते हैं और अपनी बातों को छिपा कर रखते हैं, लेकिन इतना नहीं। ये बात अभी कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं है। कांग्रेस में राहुल गांधी का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। वो जो उनके विरोधियों ने उनकी छवि को जिस तरह से नकारात्मक रूप से धराशायी करने की या खंडित करने की कोशिश की थी, वो उन्होंने बहुत कुछ उससे पार पा लिया है। तो एक ऐसे इन हालात के अंदर अगर हम देखें तो ये जरूर है कि राहुल गांधी की छवि अलग तरह की बनी है, पर वो अभी भी कांग्रेस जो है उसको उस तरह उठा नहीं पाए हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ इस तरह की चीज़ें हों जो जिससे उनको लगे कि संगठन के तौर पे वो
बहुत मजबूत ऐसे प्रयास चल भी रहे हैं उनका, लेकिन वो कितना काम करेंगे कितना नहीं करेंगे। तो इस दृष्टि से जो आज का हमारा विचार है वो ये कि चुनावी नतीजे ये बताएंगे कि भविष्य की हमारी राजनीति किधर जाएगी और कैसे रहेगी। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप जो हमारे दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी हम दूसरे एपिसोड में मिलेंगे और उसमें भी चर्चा करेंगे राजस्थान की राजनीति और भारत की राजनीति पर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।